गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मेघराज सिंह, रसायन प्रवक्ता, एएस इंटर कॉलेज मवाना मेरठ। अब हम सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन मीन्स विलयनों के अनुसंख्या के गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विलयनों के अनुसंख्या गुणों के बारे में आपको बताया है कि 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 2 लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नंबर 3 एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट और नंबर 4 डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। अब तक हमने ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स परासरण दाब को पढ़ा, उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन को पढ़ा। अब हम बात करते हैं आज थर्ड पॉइंट, इसी का जो है थर्ड टाइप है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मीन्स क्वथनांक का उन्नयन। आपको पहले भी बताया है, उन्नयन माने होता है वृद्धि, मीन्स एलिवेशन का मतलब होता है वृद्धि हो जाना। अब हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो हम पहले जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। अब तक हम जनरल भाषा में जो बोलते हैं क्वथनांक को हम ये बोलते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। परंतु सही डेफिनेशन की बात करें तो सही डेफिनेशन होगी कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्यों? ये डेफिनेशन में पहले में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको समझाता हूं। अगर हम एक ही टैप का वाटर ले लें और सेम क्वांटिटी में ले लें और सेम ही टेम्परेचर पर रख दें, तो हम देखते हैं कि जो ग्लास में मिस कांच में जो हमने वाटर लिया है वो 100 डिग्री पर बॉईल होता है। अगर एल्यूमिनियम में लेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉईल होगा। अगर आप सिल्वर में लेंगे तो डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉईल होगा। आयरन में लेंगे तो डिफरेंट पर होगा। इसका मतलब उस बर्तन का भी कोई ना कोई इफेक्ट है। परंतु अगर उसकी वेपर प्रेशर को आप कैलकुलेट करेंगे तो वाष्प दाब का मान जो होगा वो सभी बर्तनों में एक ही निश्चित बिंदु मिस प्योर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन सही है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का के वाष्प दाब का मान उसके वायुमंडलीय दाब के मान के बराबर हो जाता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। अब बात आती है क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक को तो हम जान गए कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक के उन्नयन की बात करें तो आपको पहले भी समझाया है कि आप दो बर्तन ले लीजिए, दो पॉट आप ले लें, दोनों में वाटर ले लें, इसमें भी वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट मीन्स विलायक की तरह, और इसमें भी आपने वाटर ले लिया एज ए सॉल्वेंट। बट अंतर क्या है, इसमें 100 के 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट है और इसमें 90 ग्राम सॉल्वेंट प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मीन्स अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद ये भी 100 हो गया। बस अंतर यह है कि 90 + 10 हमने इसे स्पीड लैंप से बॉयल गर्म किया, इसे भी स्पीड लैंप से गर्म किया। आपने लोअर ऑफ वेपर प्रेशर में ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो आपने भी पढ़ा है और आप भी जानते हैं
कि इसका वाष्प दाब अधिक होगा, मीन्स वेपर प्रेशर जो होगा इसका हाई होगा, और इसका वेपर प्रेशर जो होगा उसके कंपैरेटिवली लो होगा। क्यों? उसका कारण है कि यहां पर 100 के 100 ग्राम की भाप बन रही है, जो वेपर बन रही है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध कार्य कर रही हैं, और यहां पर केवल 90 ग्राम की वाष्प कार्य कर रही है। तो इसका मतलब इसकी भाप ज्यादा बनेगी, और जब भाप ज्यादा बनेगी तो वो कम ताप पर ही उबलने लग जाएगा। वो कम ताप पर उबलने लग गया, सपोज करिए इसका ताप P ताप पर ही उबलने लग गया, तो इसके उबलने में तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका ताप हमने कह दिया Ts, मीन्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो T है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो Ts है। अब हम बात कर रहे हैं एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, तो क्वथनांक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इसका जो क्वथनांक है वो हाई होगा, मीन्स अधिक होगा, और इसका जो क्वथनांक होगा वो लो होगा। इट मीन्स वेपर प्रेशर जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसका मतलब भाप जिसमें ज्यादा बनेगी वो जल्दी उबलेगा, जल्दी का मतलब कम ताप पर उबलेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो अब डेफिनेशन हमें बनानी है, तो किसी शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है और यहां पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब है, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। परंतु वैल्यू कौन सी ज्यादा है? ये ज्यादा है, तो हम बोलेंगे किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मतलब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन तथा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इट मीन्स दो चीज के अंतर को आप जानते हैं, टी होता है बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट के लिए बी ले लिया, ये बराबर होगा टीएस माइनस टी, वेयर टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, टीएस क्या है? किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का क्वथनांक, और टी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब हम एक ग्राफ के द्वारा इसे समझते हैं। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने में हम एक तरफ टेम्परेचर और एक तरफ वेपर प्रेशर लेते हैं। एक तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया, इधर को टेम्परेचर बढ़ेगा, जीरो है। इधर हमने वेपर प्रेशर ले लिया, इधर भी वेपर प्रेशर जीरो है, इधर को बढ़ेगा। अब एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पर्टिकुलर ये पॉइंट ले लिया। सपोज करिए ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस ताप पर हमारे पास दो चीज है, एक तो शुद्ध विलायक और एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बना विलयन। आप जानते हैं कि इसकी भाप ज्यादा होगी और इसकी भाप कम होगी। एक निश्चित ताप पर भी शुद्ध विलायक की वाष्प दाब हमेशा ज्यादा होगी, तो इसका मतलब शुद्ध विलायक का और जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर रहेगा, और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, इसे आप सॉल्यूशन भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए वाष्प दाब कांस्टेंट हो जाएगा। आप देखते हैं कि जब जल उबलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जल फूकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो वेपर उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब ऐसे यहाँ पर आए तो ये भी इसी तरीके से बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगा, और इसमें भी एक अवस्था ऐसी आएगी। तो ये है सॉल्यूशन के लिए और ये है सोलवेंट के लिए। अगर आप यहां से इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ये जो बिंदु है ये वाला, ये होगा T और ये होगा TS। इसका मतलब इन दोनों के अंतर को हम कह रहे हैं डेल्टा TB। तो इस तरीके से हम ग्राफ के द्वारा भी समझा सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर शुद्ध विलायक की वाष्प दाब ज्यादा होगी और विलयन की कम रहेगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा
दोनों की वाष्प दाब लगातार बढ़ती चली जाएगी और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर उबलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, वाष्प दाब लगातार जो है एक फिक्स पैरेलल ग्राफ में चलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट का नियम ये कहता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होगा। इसका मतलब जो डेल्टा टीवी है वो समानुपाती होगा मोलेलिटी मीन्स मोललता, ये इसके समानुपाती। अब अगर आप टीवी कोई भी समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा, इक्वल लेंगे। केबी ले लिया और केबी क्या हो गया, क्वथनांक के उन्नयन के लिए एक स्थिरांक हो गया इनटू मोललता हो गई। मोललता क्या होती है ये तो आप पहले से जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम। विलेय के मोलों की संख्या आपको पता ही है, पदार्थ का भार बटे अनुभार केबी गुना विलेय पदार्थ का भार ग्राम में बटे अणुभार विलेय का गुना विलायक का भार किलोग्राम। अगर मान लीजिए विलेय पदार्थ का भार स्मॉल w हो, अणुभार आप जानते हैं स्मॉल m होगा, और विलायक का भार आप कैपिटल W मान लें और इसे ग्राम में ले ले तो 1000 से हमें क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। तो सूत्र ये बन जाएगा डेल्टा टीबी बराबर 1000 से हम गुना कर रहे हैं क्योंकि हम इसके भी ग्राम बना रहे हैं, गुना केबी गुना स्मॉल w बटे अणुभार स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारे पास एक सूत्र तैयार हो गया। इस सूत्र की सहायता से हम न्यूमेरिकल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर डेल्टा टीवी वे डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट मींस क्वथनांक का उन्नयन, केबी इक्वल टू एलिवेशन कांस्टेंट मींस क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w वेट ऑफ सोल्यूट मींस विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मींस विलेय का अणुभार इंटू कैपिटल W विलायक का भार ग्राम में मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने 1000 से गुना कर लिया है, क्योंकि भाग किया था ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में पहुंच गया। इसी तरीके से बिल्कुल सेम, कोई बड़ा चेंज नहीं है, बहुत ही सिमिलर है। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट में बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक। हिमांक का मतलब होता है जमना। कोई चीज तब जम पाएगी जब जमेगा कौन, कोई द्रव जमेगा, द्रव ही ठोस में परिवर्तित होगा। कुछ चीजें होती हैं कि जैसे कैंफर होता है, वो गैस से सीधा ठोस में और ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर। तो कोई द्रव आप लेंगे, यहां पर बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो द्रव ही होगा। तो जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो उस ताप को हम हिमांक कहेंगे। मतलब जब दोनों समान हो गए तो जम ही जाएगा,
मीन्स ठोस में परिवर्तित हो जाएगा और उस ताप को हम क्या कहेंगे, हिमांक। हिमांक में अवनमन कैसे हुआ? हिमांक में अवनमन की बात करें तो जो शुद्ध विलायक है, जैसे आपने अभी पहले पढ़ा है कि 100 ग्राम प्योर सॉल्वेंट ले लिया, इसकी वेपर प्रेशर आप जानते ही हैं, और यहाँ पर 90 + 10 मीन्स 90 में प्योर सॉल्वेंट है, और 10 ग्राम में जो 10 ग्राम हमने ले रखा है वो NBS नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे इसका भी अपना वेपर प्रेशर होगा। जब आप इसे ठंडा करेंगे तो आप गिराते चले जाएंगे, तो जो शुद्ध विलायक है वो बहुत जल्दी ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में प्रॉब्लम क्या है, यहां पर जब आप जमाएंगे इसे तो ये 100 के 100 ग्राम एकदम से कन्वर्ट होगा। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर केवल 90 ग्राम कन्वर्ट होगा, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर्स ही नहीं है, तो इसे ठोस के रूप में परिवर्तित होने में समय लगेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे, एक ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। तो अब बात आई, अगर हम इसे आप कहते हैं T और इसे कहते हैं TS, तो जो हिमांक होगा जो जल्दी जम जाएगा, मीन्स पहले ही जम जाएगा, तो उसका जो हिमांक होगा अधिक होगा। तो इसका मतलब इसका जो हिमांक है वो अधिक होगा, पहले जम गया तो टेम्परेचर कम था और मतलब ज्यादा था पहले जमने की वजह से, और इसका जो हिमांक है, जो सॉल्यूशन है, ये देर से जमेगा, देर से कि मीन्स माइनस की तरफ को चलेंगे, तो इसका जो हिमांक है वो कम हो गया। अब बात करते हैं तो वैल्यू कौन सी ज्यादा हुई, ये। तो अगर हिमांक में अवनमन की बात करते हैं तो कमी कैसे आई, तो किसी शुद्ध विलायक के हिमांक तथा अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने हिमांक के अंतर को ही हिमांक का अवनमन कहते हैं, और दो चीज के डिफरेंस को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू बड़ी वैल्यू कौन सी है, T, तो T - TS। यहाँ पर डेल्टा TF क्या है, हिमांक का अवनमन है, यहाँ पर T क्या है, ये शुद्ध विलायक का हिमांक है, TS क्या है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के द्वारा बने विलयन का हिमांक है, मीन्स ये विलयन का हिमांक है। अब बात करते हैं, जैसे पहले ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरीके से ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो ग्राफ के माध्यम से हम बात करें तो वही दोनों चीज हम लेते हैं जैसे पहले ली थी। एक तरफ हमने टेम्परेचर ले लिया और एक तरफ हमने वेपर प्रेशर ले लिया, तो वही सेम अवस्थाएं होंगी। अगर आप ऊपर चलते हैं तो ये दो ग्राफ्स आएंगे आपके पास, ये सॉल्वेंट का होगा क्योंकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा होता है, ये सॉल्यूशन का होगा। अब होगा क्या, ये अवस्था ही बन जाएगी। ये T आपने कहा है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, और TS आपने कहा है सॉल्यूशन के लिए। अब आप देखिए, जब हम फ्रीजर में एक बाउल में अगर हम वाटर रख दें तो जो आइस में कन्वर्ट होता है वो एकदम से सारा कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर की लेयर ठोस के रूप में कन्वर्ट होती है। अगर आप उस बाउल में मिस जो आइस बनी है उसके अंदर फिंगर से उसे तोड़ दें या एनीथिंग किसी भी चीज से तोड़ दें, तो आप देखते हैं बहुत ही दो बाउल लेके कंपैरिजन करना, एक में तोड़ना दूसरे में मत तोड़ना, तो आप देखेंगे कि जिसमें आपने तोड़ा उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो गया, तो क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट की बात है। और अगर आप नमक या चीनी घोल के देख लें, थर्ड बाउल रख दें, तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा समय उसे जो है ठोस में मींस आइस में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय लगेगा। उसका कारण यह है कि उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, क्योंकि नमक और जो चीनी है दोनों ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो 3 बाउल आप लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो शुद्ध जल है और जिसमें आपने फिंगर मार दी है या किसी से तोड़ दिया है इसको, वो बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा, एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ जब ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, तो तीनों की जो अवस्था होगी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी, सबका वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने इसी बात को भी यही उसी तरीके से बताया कि ये भी मोललता के समानुपाती होता है, मतलब डेल्टा TF जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी।
मोलकता के समानुपाती होगा। अब आप फिर मोलकता एक बराबर का निशान लगाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर आ जाएगा के एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट इनटू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अगर किलोग्राम के ग्राम बनाए तो 1000 से गुना हो जाएगी। ये हो जाएगा के एफ इंटू विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार गुना विलायक का भार भी उसमें कर देते हैं ग्राम में, विलायक का भार सेम हो जाएंगे दोनों ग्राम में गुना 1000, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम मानते हैं कि अगर ये 1000 को पहले ले आइए, विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू हो और अणुभार स्मॉल एम होगा और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू हो, तो ये फार्मूला आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। अब बात आती है कि दो चीज और मुझे आपको बतानी है। मोलर जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर 100 मिलेगा, तो दो चीज होती हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक या अवनमन के लिए दोनों के लिए सेम ही बात होती है, मोलर और मोलर। मोलर 1000 में आप कैलकुलेट कर रहे हैं और मोलर जो है आप 100 में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अगर आप मोलर वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर जो फार्मूला होगा, चाहे वो डेल्टा टीबी हो चाहे टी एफ हो, दोनों के लिए क्या चेंज आएगा? डेल्टा टी बी की बात करें अगर तो ये आ जाएगा 100 गुना के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर बात करें टी एफ के लिए तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और अगर बात करते हैं मोलर की बात करेंगे तो ये 1000 रहेगा, और ऐसे ही डेल्टा टीबी के लिए अगर बात करेंगे तो टीबी बराबर 1000 गुना के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब सवाल ये आ रहा है कि बस और तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ 100 और 1000 का अंतर आ रहा है। तो मोलर का मतलब होता है, मोलर का मतलब है कि किसी विलायक के 100 ग्राम में कोई सोलवेंट लिया आपने, ये आपके पास है, मोलर के केस में बात कर रहा हूं मैं, मोलर के केस में आप 100 ग्राम विलायक ले रहे हैं, सोलवेंट ले रहे हैं, और उस सोलवेंट में 1 ग्राम NaBH मींस आप जानते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोल रहे हैं, तो उसके घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो जितनी भी वृद्धि हो रही है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलर के केस में कितने में घोल रहे हैं? 100 में। अगर आप बात करें इसी चीज को मोलर में, मोलर के केस में अगर आप बात करेंगे तो मोलर में आप जो सोलवेंट लेंगे वो लेंगे 1000 ग्राम, मींस 1000 ग्राम सोलवेंट में 1 ग्राम NaBH का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि तथा हिमांक में होने वाली कमी को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसलिए जब भी मोलर वर्ड आएगा तो आप 1000 से मल्टीप्लाई वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर मोलर आएगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई वाला फार्मूला कराएंगे। ये विलियन का जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हुआ, केवल न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी है, धन्यवाद।